नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में हर बार आता है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या है कि जो इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक करंट तभी होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल, तो आई यानी कि इलेक्ट्रिक करंट भी डिक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए, हमने आपको बताया था यहाँ पर दो टैंक हैं, वाटर टैंक, जिसमें वाटर भरा हुआ है, और इसको हमने नीचे से एक दूसरे से कनेक्ट किया था। और मैंने आपको ये बताया था कि जितना पानी का लेवल ज़्यादा होगा, यानी कि जितना इन दोनों के इसके अंदर डिफरेंस ज़्यादा होगा, उतनी ही वाटर की स्पीड ज़्यादा होगी। वाटर मीन्स इलेक्ट्रिक करंट मान के चलोगे, और ये डिफरेंस मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये कौन कहता है, ओम कहता है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ओम्स लॉ। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार द इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional. Electric current is directly proportional to potential difference. क्लियर कि इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा होगा। क्लियर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। बट कंडीशन क्या है, यहाँ पे ना तो टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, यानी कि फिजिकल कंडीशन सेम रहनी चाहिए, एट द सेम फिजिकल कंडीशन, एट द सेम फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशन मीन्स टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए, प्रेशर नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। फिर हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये किसने कहा, ओम ने कहा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ओम्स लॉ। क्लियर। ओम्स लॉ क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोबारा से देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसी को आप लिख रहे हो बस, इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to V. V means potential difference. Clear? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V directly proportional to I, एक ही बात है। I अगर V के डायरेक्टली है तो V भी तो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज। क्लियर। इसके बाद देखिए, ये रूल पता लग गया आपको। ठीक है, इसके बाद आपने मैथमेटिकली कैसे करना है इसको देखिए। तो हमने कहा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट I। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल जो है हमने रिमूव करवाना है, इसकी जगह पे हम इक्वल लेके आ रहे हैं। अगर हम इसको इक्वल बनाएंगे, डायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर ये 2 है, अगर ये 2 है तो ये 4 है, अगर ये 4 है तो ये 8 है, यानी कि डबल डबल हो रहा है। ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए, अब इसको इक्वल लेके आना है, इक्वल लेके आना है तो 4 के 2 इक्वल कब आएगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि एक जो हमारे पास स्टेटमेंट है, चाहे I है आपके पास, I को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो V के इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरह मैं इसको कर लेता हूँ R से मल्टीप्लाई, किससे कर लेता हूँ, R से मल्टीप्लाई। तो व्हाट इज द R, R इज रेजिस्टेंस, R इज रेजिस्टेंस, R क्या आपके पास, रेजिस्टेंस, R इज रेजिस्टेंस। क्लियर।
आर रेजिस्टेंस क्या हुई, आर इज कांस्टेंट फॉर दिस, इसके लिए ये कांस्टेंट हुई, क्योंकि कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, वो इक्वल आ जाती है वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो V को हम क्या लिख सकते हैं, आई आर, तो V इज इक्वल टू आई आर हमारे पास ओम्स का एक्सप्रेशन होगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, I निकालोगे तो क्या हो जाएगा, V, इधर लेके आएंगे R को, V बाई आर, यहाँ से R निकालोगे तो क्या हो जाएगा, V, इधर लेके आएंगे V बाई आई। तो ये तीन फॉर्मूले आपके ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर आता है। तो दोबारा देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्टली को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, आर से मल्टीप्लाई। अब आर क्या हमारे पास रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस अगर हम लेते हैं तो V इज इक्वल टू, मैंने आई पहले ले लिया, आर बाद में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप आई की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आर की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर हुई, यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हुई पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी, क्या हुई, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ऐसे बोल सकते हो आप। यहां से हमें क्या पता लग रहा है, देखो यहां से अगर ये इसके, देखो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज द इनवर्सली। अगर नीचे वाली साइड अगर कोई चीज़ है, जैसे डिवाइड से नीचे है, यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सामने थी, सामने है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक स्टेप नीचे आ जाती है यानी कि डिवाइड में आ जाती है, तो वो क्या बन जाती है, वो क्या बन जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, देखिए कि I और R क्या हैं, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर I बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो R क्या होएगी, डिक्रीज होएगी, R क्या होएगी, डिक्रीज, उल्टा होएगा। यहाँ पर तो क्या था, एक इंक्रीज हो रहा था तो दूसरा भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है, अगर I इंक्रीज होगा कब, जब R डिक्रीज होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, I इंक्रीज होगा जब R डिक्रीज होगी, यानी कि जिस भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होगी, जिस भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होगी, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा पास होगा। ठीक है जी, जिस भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होगी, यानी कि लेस रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, दैट हैव मोर करंट विल बी पास थ्रू दिस कंडक्टर। क्लियर, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब बात आती है कि आखिरकार जो रेजिस्टेंस है ये क्या है।